ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, आप बताएं नजर, ब्रेकिंग न्यूज़ बताएं जरा ये। अल्लाह हाफ़िज़ से पहले आप ब्रेकिंग न्यूज़ बताएं, बंदा कौन है? ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं अभी नहीं बता रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज़। तो मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आज मैं राना साहब के साथ वीडियो कर रहा हूँ। आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मालूमात हमारा देंगे। आज का टॉपिक है सेनेट के इलेक्शन। नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शन के बारे में आम तौर पर यह कहा जाता है कि ये एक खरीदो फरोख्त का बाजार है और MPs ख़ास तौर पर करोड़ों अरबों रुपए में बिकते हैं। सेनेट की एक सीट का रेट सुना है कि 1 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। आज हम फ़हीम अख्तर से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि फ़हीम अख्तर इलेक्शन कमीशन को पिछले कोई 15 साल से रिपोर्ट कर रहे हैं और इलेक्शन लॉज के हवाले से, इलेक्शन सिस्टम के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं। आज का हमारा बेसिक क्वेश्चन ये है कि सेनेट इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, क्या उसमें नुक्स है या हर इलेक्शन में लोग बिकते होते हैं? इससे पहले कि हम इसके नुक्स के ऊपर जाएं, ख़रीदो फरोख्त के ऊपर जाएं, पहले हम बात कर लेते हैं कि सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या है, सेनेट की इतनी अहमियत क्यों है और सेनेट की क्या वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग पैसों का इस्तेमाल करके इसके सेनेट या रुकन बनने के लिए। ये मैं भी सोच रहा था कि जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन होता है हम वो चीज़ें वो बात करें जो TV चैनल्स नहीं बता रहे, या वो चीज़ बताएं जो इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के बाकी चैनल्स के ऊपर नहीं आ रही। तो राना साहब कता ग्रामी माफ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान है क्या? जी बिल्कुल, आप बताएं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान नाजरीन और राना साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान में पार्लिमानी तर्ज़ निज़ाम है और जैसे सूबाई असम्बलियाँ हैं वैसे ही वफाकी सतह के ऊपर कौमी असम्बली और इसके साथ ही जो ऐवान बाला सेनेट ऑफ पाकिस्तान। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की मुद्दत 5 साल के लिए होती है, जबकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान फॉर एवर मौजूद रहता है, अनलेस कोई डिक्टेटरशिप जैसे आ जाती है उसमें उसको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन सेनेट को बनाने का जो बेसिक मकसद ये था कि ये हर वक्त मौजूद रहेगा और उसके आधे सेनेटर्स 3 साल, यानी कि हर सेनेट का जो रुकन होगा वो 6 साल मुद्दत अपनी पूरी करेगा। कुल रुकन भी बता दें, कुल रुकन इसके वो बताता हूँ। तो आधे जो मेंबर्स हैं वो 3 साल के बाद इनकी जो टर्म आती है तो 3 साल के बाद इनके इलेक्शंस होते हैं। आधे मेंबर्स अपने 6 साल मुद्दत पूरी करते हैं, उसके बाद फिर नए मेंबर्स आ जाते हैं। कुल 104 का पहले ऐवान था। हाल ही में जब फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया गया तो उनके जो सेनेटर्स हैं वो भी डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गए। तो ये फैसला किया गया कि जो मौजूदा सेनेटर्स हैं अपनी टर्म वो पूरी करेंगे और जैसे ये टर्म पूरी करेंगे साथ ही वो 4 सीटें और उसके बाद फिर 4 मज़ीद सीटें ख़त्म हो जाएंगी। 2021 के जो सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं वो इसके बाद जो सेनेट का ऐवान है वो 100 पे आ जाएगा और 4 फाटा के सेनेटर्स ख़त्म हो जाएंगे और जो मज़ीद फाटा के 4 सेनेटर्स हैं वो मार्च 2024 में ख़त्म हो जाएंगे। अब राना साहब, सेनेट क्यों बनाया गया? सेनेट, इसमें पूरे पाकिस्तान की जो वफाक की अकायाँ हैं उनकी बराबर की बुनियाद के ऊपर नुमाइंदगी दी गई। फाटा को पहले 8 सीटें मिलती थी, फिर इस्लामाबाद की भी 4 सीटें शामिल कर ली गई, इस वजह से ये 104 का ऐवान बन गया। इसका मकसद ये होता था कि तमाम अकायाँ बराबर हों और जो नेशनल लेवल के ऊपर जो लेजिस्लेशन होती है उसमें चारों अकायों की, वफाक की और पूरी पाकिस्तान की वफाक की अकायाँ, उनकी बात भी आ जाए, उनका मौक़िफ़ भी आ जाए और उनकी इनपुट भी उसके अंदर आ जाए। अब हम जरा थोड़ा अपने टॉपिक की तरफ भी आएँ कि ये हर 3 साल के बाद जब सेनेट का इलेक्शन होता है तो मीडिया के ऊपर एक तूफान बर्पा हो जाता है कि जी मंडी लगी हुई है और MPs खास तौर पर जी हाथ पे घोड़े बेच रहे हैं। मेरा एक सवाल भी है कि जो नाज़रीन को समझाना भी ज़रूरी है कि जब उसी सूबाई असम्बली में वज़ीर आला का और स्पीकर सूबाई असम्बली का इंतखाब हो रहा होता है तो वो MP क्यों नहीं बिकते और सेनेट के इलेक्शन में वो MP क्यों बिकते हैं, इसमें फ़र्क क्या है? देखें राना साहब, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि जो पाकिस्तान में जो तरीक़ाकार है सेनेटर मुंतखब कराने का वो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। ये इसलिए इसमें पैसे का बेदरेग इस्तेमाल भी हो जाता है, खुफिया तरीके से भी लोगों को ख़रीदा जाता है। उसकी वजह यह है कि जो बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है और सिंध है, इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो थोड़ा सा कम है। बिलखसूस अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो सिर्फ 65 अरकान हैं, उसमें से 11 सेनेटर्स ने मुंतखब होना है, 7 सीटें जनरल की हैं, 2 सीटें इसकी ख़वातीन की। MP मैंने सुना है शायद या 3 MP एक सेनेटर बनाते हैं। नहीं, बलूचिस्तान में जो जनरल नशिस्तों के ऊपर जो राना साहब जो कोटा निकलता है वो 9 MPs का निकलता है। तो 9 लोगों को बआसानी एक पैसे वाला बंदा मैनेज कर सकता है। ज़ाहिर है तरक्याती फंड्स भी इस्तेमाल करने होते हैं। ये इनके 2-4 दिहाड़ियाँ होती हैं जो सेनेट इलेक्शंस में लगती हैं। आपको याद होगा चेयरमैन सेनेट का भी जब हुआ, सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो कि रहबर कमेटी उस वक्त बनाई गई थी अपोजिशन की जमातों ने उनके खिलाफ लाने की कोशिश की, क्योंकि ये पहले कमिटमेंट कर चुके थे जब संजरानी को बनाया गया था। ये सिर्फ MP बिकते हैं या टिकटें भी बिकती हैं? सर, हर जगह पे टिकटें बिकती हैं। बेसिक लड़ाई जो, लेकिन दूसरा पहलू जो आया हुआ है
जो दूसरा पहलू आया हुआ है, एक तो ये कह रहे हैं कि यार MPs को पैसे ना लेने दें, इसके बजाय ओपन अगर वोटिंग करें, तो ये एक तासुर दूसरी रह भी आ रही है कि फिर ये जो पैसों का मामला है ये फिर पार्टी हेड्स के पास चला जाए। एक सेनेटर है आदम सवाती, हाँ जी, जो कि इस वक्त मिनिस्टर भी है, फेडरल मिनिस्टर रेलवे है जी। इसने खुद टीवी के ऊपर बयान दिया कि जब मैं JUIF का सेनेटर बना तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का खर्चा मैं उठाता था। अब सवाती साहब से ये पूछना चाहिए क्या इमरान खान का खर्चा आप उठा रहे हैं? अब इमरान खान साहब के खर्चे ये भी सवाल पूछना चाहिए ना कि ये टिकटें कैसे बिकती। इमरान खान ने एक दिन कहा कि बलूचिस्तान में 70 करोड़ रुपए सेनेट की सीट का रेट है, अगले दिन जो है एक बंदे को जो कि बिजनेसमैन है, जो कि उनकी पार्टी का भी नहीं है, एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन की और उसको टिकट दे दी गई। तो क्या 70 करोड़ लेकर बोला था कि रेट ये है? आगा साहब की बात करें, नजीउल्लाह की बात करें, या फिर अब्दुल कादर की बात कर रहा हूं। अब्दुल कादर की बात अब्दुल कादर की बात कर रहा हूं मैं। तो मतलब देखिए ये भी है, ये अनफॉर्चुनेट है। देखिए इस सारे प्रोसेस के ऊपर मैंने एक दफ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से भी बात की थी। मैंने कहा आप लोग ओपन वोटिंग की मुखालफत किन ग्राउंड्स के ऊपर कर रहे हैं? अच्छा, मैं थोड़ा बैलेंस कर दूं कि सिर्फ ये PTI का मसला नहीं है, पीपल पार्टी नून लीग में भी ऐसा होता है कि मैं एक जानता हूं सेनेटर मोहम्मद अली शाह जामोट हैं, जिनको टिकट पहले मिला और उसने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीपल पार्टी ज्वाइन की। इसी तरह नून लीग का एक सेनेटर है जो कि UK से आया था, उसका भी यही है कि पार्टी बाद में ज्वाइन की, टिकट पहले उसको मिली है। तो क्या मतलब है कि ये कौन सी आमरियत लाना चाह रहे हैं कि MPA अपना वोट ना बेचें और हम टिकटें बेचें? क्या ये समझे हम? देखिए MPs भी वोट बेचते रहे हैं, अभी भी बेच रहे हैं और बेचेंगे भी सही, अनलेस के इसको अगर कोई और शफाफ तरीकाकार इसको रायत किया जा सकता है। एक तरीका यही निकाला गया है कि इसको ओपन वोटिंग अगर कर दी जाती है तो इससे शायद पैसे का वो जो इस्तेमाल है वो रुक जाए, लेकिन इसके बाद सारा पैसे जो कौन वसूल करेगा, वो पार्टी हेड्स वसूल करेंगे। ये एक तासुर मौजूद है। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ सीनियर हुकाम से और जो इलेक्शंस को समझते हैं उनसे बात की। मैंने कि इसका हल क्या है, तो राना साहब उन्होंने हल की तरफ आते हैं, तो उन्होंने हल ये बताया कि यार इस सारे खेल का, इस सारे पैसों के इस्तेमाल का जो खात्मा है वो इस सूरत में मुमकिन है कि आप सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद बढ़ा दें। अच्छा, जैसे पंजाब असम्बली में है, पंजाब असम्बली में अगर 371 अराकीन है और उसमें जो अगर आप एक सीट, उसमें भी चौधरी सरवर सेनेटर तो बन जाता है। देखिए वो उसके बहुत सारे पहलू हैं। मैं उसकी वजह बताता हूँ कि चौधरी सरवर कैसे सेनेटर बने। उसकी वजह ये थी कि चौधरी सरवर पहले मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, एक अराई कास्ट का फैक्टर है, गवर्नर थे मुस्लिम लीग नून के दौर में। तो उन्होंने जो टिकटें जिन लोगों को दी थी, सुने इस तरह के एक्सक्यूजेस तो हर किसी के पास होते हैं। देखिए ताल्लुकात इस्तेमाल हुए थे। पंजाब, मुझे आप बताएं आज तक पंजाब असम्बली से कोई पैसे देकर मुंतखब कराया गया? हाँ, एक सेनेटर को मैं जानता हूँ, वो मोहसिन लिगारी जो है, हाँ जी, वो आज़ाद सेनेटर मुंतखब हुआ था और राना मशहूद की वीडियो आई थी कि मैंने वोट खरीदे हैं मोहसिन लिगारी के। देखिए मुस्लिम लीग नून की वजह से हुए थे ना, मुस्लिम नहीं, वो आज़ाद सेनेटर था। देखिए वो बाद में भी नून लीग उसने ज्वाइन नहीं की, वो आज़ाद ही रहा। और राना मशहूद की जो ये वीडियो आई थी कि मैंने मोहसिन लिगारी के लिए वोट खरीदे हैं। अच्छा भाई, इतनी मैसिव लेवल पर जो खरीदारी है जिस तरीके से बलूचिस्तान और फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में होती है वो हमें नजर नहीं आई। बड़े इलेक्टोरल कॉलेज में थोड़ा सा। अच्छा, प्रोसीजर की तरफ आए, वो ये बताएं कि ये प्रोसीजर क्या है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, ये होता क्या है? लोगों को कोई पता नहीं है। एक अमेरिका का इलेक्शन है सदर का, वो कहते हैं कि जी वो 360 वोट लेकर बना है सदर, दूसरी तरफ कहते हैं जी 30 करोड़ लोगों ने वोट डाल दिया है। ये क्या चक्कर होता है कि सेनेट में भी इंतहाई पेचीदगी है कि ये कैसे ग्रुप बनते हैं? अगर इसको शफाफ बनाना है ना अपना राना साहब, बात ये है कि ये सूबाई असम्बली वाला मैंने आप पहले प्रोसीजर समझाएं। पहले प्रोसीजर बताऊं। पहले प्रोसीजर नाज़रीन ये है कि इसके जो इसका इलेक्शन होता है सेनेट का, वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ये मतलब है कि अगर किसी सियासी जमात अगर किसी उम्मीदवार को अगर टिकट देती है और उसके जो MPAs हैं वो किस उम्मीदवार को कितनी प्रायोरिटीज़ देना चाहते हैं, एक प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, 6, 7, जितनी भी प्रायोरिटीज आप लगाना चाहते हैं, उनका इख्तियार होता है, ये वोटर का इख्तियार होता है कि एक वोटर एक से ज़्यादा प्रायोरिटीज, एक उम्मीदवार को तो एक ही प्रायोरिटी देगा ना, लेकिन वो जो वोटर है उसके पास ज़्यादा इख्तियार है, वो जितनी प्रायोरिटीज इसको देना चाहता है वो दे सकता है। अच्छा, फिर जो पहली प्रायोरिटी वाला है, अगर उस मतलूबा वोट से उसको वोट बढ़ जाए तो वो सेकंड पर चले जाते हैं। देखिए अब आपको मैं सिंपल बात आसानी ताकि लोगों को समझ में भी आ सके। हाँ। देखिए जो पंजाब असम्बली है उसके 371 अराकीन हैं। हाँ। 371 अराकीन ने 7 जनरल मुंतखब करने हैं, 2 खवातीन की नशिस्तें मुंतखब करनी है और 2 टेक्नोक्रेट्स की सीटें मुंतखब करनी है। अब जो 53 वोट लेगा पंजाब असम्बली के, जो 53 प्रायोरिटीज नंबर 1 ले जाएगा, वो सेनेटर बन जाएगा। अगर उसको पड़े हैं 60, अगर अगले 7 का क्या होगा? अगले 7 में कुछ भी नहीं होगा, वो शिफ्ट नहीं होंगी। अगर उन्हें प्रायोरिटी डाली हुई है 7, अगर वो चाहेंगे, देखें एक को मिली है 53 या 60 प्रायोरिटीज मिल गई हैं, वो तो सेनेटर बन गया। ठीक है।
अगर कोई बंदा 51 पे 2 सेनेटर्स आ जाते हैं कि एक को नंबर 1 प्रायोरिटी को 51 मिले हैं, दूसरे को भी 51 मिले हैं, फिर देखा जाएगा कि यार उसको सेकंड प्रायोरिटीज कितनी मिली हैं। सेकंड प्रायोरिटीज भी दोनों को। ये सेकंड प्रायोरिटी का चक्कर है सारा। जी जनाब। जिसको जरदारी साहब कहते हैं कि इनको इलेक्शन समझ नहीं है दूसरों को, और मुझे समझ जाए कि किस तरह बैर अहमद खान तुंगी को जो है ना जितवाया सेनेटर बनवाया जनाब। तो इसी तरीके से अच्छा वो सेकंड प्रायोरिटी वाला वोट तो सस्ता बिकता होगा ना जनाब वाला, उसका अपने फार्मूला है इलेक्शन कमीशन का। नहीं मतलब है कि मैं जिस तरह है कि भाईजान हम इकट्ठे काम करते रहे हैं, तो आप पहली प्रायोरिटी का वोट तो अपने लीडर के कहने पर दे दो, लेकिन मुझे याद रखना जरा, इस तरह कहते होते हैं हम प्रेस क्लब में कहते हैं चले आप पहला नहीं देते तो सेकंड थर्ड मुझे दे दीजिएगा। नहीं हम प्रेस क्लब में एक दूसरे को कहते हैं ना कि ये देखे ना सदर सेक्रेटरी का वोट जो है ना आप अपने पैनल वालों को दे देना, लेकिन ये गवर्निंग पार्टी का जो वोट है ना वो मुझे दे देना, ये कहते होते हैं। देखिए अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान असेंबली में एक सेनेटर मुंतखब होने के लिए आपको 9 वोट चाहिए जनरल के। जी अगर एक बंदा 8 वोट लेता है और एक दूसरा बंदा 7 वोट लेता है और जो 8 वोट लेने वाला है उसको सेकंड प्रायोरिटी कोई नहीं मिलती और 8 वोट लेने वाले को 2 सेकंड प्रायोरिटीज मिल जाती है तो वो सेनेटर बन जाएगा। 7 वाले को सेनेटर की 2 प्रायोरिटीज मिल जाती है वो सेनेटर बन जाएगा। तो ये मतलब है देखें ना प्रोसीजर का भी एक इशू है ना। एग्जैक्टली इतना लेंथी और इतना पेचीदा प्रोसीजर है जिसको लोगों को समझ नहीं आती, बड़े बड़ों को समझ नहीं आती, जिसकी वजह से उनको मार पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है और इसी वजह से बैर अहमद तंगी हो या फिर रुबीना खालिद हो वो वहाँ से मैं तो देखना मैं बैर अहमद खान तंगी को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, वो वोट खरीदने की जो है ना इस्तात नहीं रखता, गरीब आदमी है। लेकिन ये सिर्फ देखें जो इलेक्शन के सेनेट इलेक्शन के जो प्रोसीजर को प्रोसेस को जो समझ आता है वो आसानी चीज़ खेल जाती है, जो किंग कहते हैं जरदारी साहब को। जरदारी साहब जो है पाकिस्तान में वाहिद आदमी है जो सेनेट के प्रोसीजर को बिल्कुल अच्छी तरह समझ, क्योंकि वो पहली बार सेनेटर ही बने थे। उन्होंने जो है पार्लिमानी सियासत का आगाज जो है वो सेनेटर से किया था, इसलिए उन्होंने बहुत बैठकर जो है इसके ऊपर जमा तकसीम बहुत करते हैं और वो देखते हैं कि कौन जो है ना कहाँ तक जाएगा, कौन सा पतंग कहाँ पर कट जाएगी, कौन सी कहाँ पर कट जाएगी और मैं जो है ना किस तरह आगे ले जाऊँगा। जरदारी साहब खेलते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी के ऊपर। अच्छा प्रायोरिटीज़ के ऊपर जाते हैं और प्रायोरिटीज़ की वजह से और बाकी लोग मार कहाँ से खाते हैं? मार ये खाते हैं कि ये एक सादा सा फार्मूला अख्तियार करते हैं जमातें, 40 का ग्रुप बना दिया, 45 का ग्रुप बना दिया, 53 का ग्रुप बना दिया कि आप 53 लोगों ने इसे वोट कर देना है, वो उसे वोट करके आ जाती है, प्रायोरिटीज़ को समझते नहीं है और सेकंड थर्ड प्रायोरिटीज़ की वजह से। वैसे वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है ना थोड़ा सा प्रोसीजर को स्टडी करना चाहिए मेरे ख्याल में, क्या ख्याल है आपका? वज़ीर आज़म को भी करना चाहिए, मुस्लिम लीग नून को भी करना चाहिए, फिर बाकी जो भी जो इसके प्लेयर्स हैं सेनेट इलेक्शन के उनको भी करना चाहिए। राना साहब आपकी चाय ठंडी हो गई। हाँ ये चाय मुझे दिखा। तो अब हम फार्मूले के ऊपर आते हैं। राना साहब जिस तरह से मैंने पंजाब का बता दिया कि 53 के ऊपर एक सेनेटर बन जाएगा जनरल का और 186 कम अज़ कम वोट दरकार होंगे टेक्नोक्रेट और खातून के लिए सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए। हो सकता है कोई 175 हासिल करता है, कुछ लोग उस दिन वोट करने आते नहीं हैं, तो फिर वो वेरी करता है कि जिसको ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिलेंगी फिर वो सेनेटर बन जाएगा, जिसको ज़्यादा टैक्स मिलेंगे वो ज़्यादा बन जाएगा। इसी तरीके से सिंध असम्बली के 165 अरकान हैं, 24 जिसको क्लियर प्रायोरिटीज़ टॉप की मिल जाएंगी वो सेनेटर बन जाएगा जनरल नशस्त के ऊपर। और इसी तरीके से जो 85 वोट हासिल करेगा प्रायोरिटीज़ लेगा वो टेक्नोक्रेट और जो अपना खातून की नशस्त है वो हासिल कर जाएगा। बलूचिस्तान वाला हमने पहले बता दिया, 65 के अरकान में से 9 का बनेगा और साथ में 33 कम अज़ कम टेक्नोक्रेट और खातून के लिए होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 124 के ऊपर मुश्तमिल है, 18 वोट दरकार होंगे टॉप प्रायोरिटी हासिल करने के लिए और 63 कम अज़ कम उसके लिए दरकार होंगे। और कौमी असम्बली जिसमें सबसे बड़ा मार्का होगा। यहाँ पर कितने सेनेटर बनने हैं अभी? किसमें? कौमी असम्बली में इस्लामाबाद के कितने सेनेटर? 2 सेनेटर बनेंगे, एक जनरल की नशिस्त है और एक खातून की नशिस्त है। अच्छा, इसके लिए कम अज़ कम आपको 100 और तो आप ये बताएं कि मुर्शिद पाक का क्या होगा? सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो आए हैं मुल्तान से, तो क्या वो जो है जिस तरह उनके साथ पिछले इलेक्शन में होता रहा है कि कुछ हल्के उनसे नाराज रहे हैं, काफ़ी नाराज रहे हैं, अब वो नाराज़गी है या नाराज़गी ख़त्म हो गई है? देखिए अपोजिशन में अब हैं, वो पहले तो हुकूमत में रहते थे, अब अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में अगर वो हैं तो यकीनन हुकूमत के लिए परेशानी हो सकती है। यूसुफ रज़ा गिलानी क्योंकि ज़ाहिर है उनको तो मनाया गया है कि आप आएँ और ज़ाहिर है किसी वजह से उनको कहा गया है कि आप इस इलेक्शन को कंटेस्ट करें, तो यकीनन जो आसिफ अली जरदारी हैं जो कि किंग हैं इस सारे प्रोसेस के सेनेट के ऊपर या फिर पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, वो यकीनन इस बात को कहीं मरवाया तो नहीं जा रहा यूसुफ रज़ा गिलानी, क्योंकि इतनी हाइप दी जा रही है अगर वो हार गए तो डिमोरलाइजेशन भी ज़्यादा होगी। यूसुफ रज़ा गिलानी अगर इस मौके पर हारते हैं तो ये हार उनकी नहीं होगी, पीडीएम की हार कहला जाएगी, ये आसिफ अली जरदारी की हार होगी। वो जिस तरह माजी की कहानी थी कि सराइकी वज़ीर आज़म आया तो उसको कहा गया कि डट जाओ, खत नहीं लिखना है स्विस कोर्ट्स को, और वो डट गया। 1 रुपए वाला वकील जो है
1 रुपए फीस वाला वो जाकर उसको देखिए, सजा करवाया, ये और unfortunate- पोटवार का जो वजीर आजम था हाँ। उसने जाकर कहा कि मैं खत लिख रहा हूँ, उसने लेकिन खत लिख बदनाम दिया। सराकी हैं। फ़ारूक लगारी के दौर में जो फ़ारूक लगारी साहब ने बीबी के साथ काम किया, उसके बाद पाकिस्तान में या पीपल्स पार्टी के जहन में ये था कि सराकी जो लोग हैं ये वफा नहीं करते, ये धोखा दे जाते हैं। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ने वो दाग भी धोया, स्टैंड भी किया, और उसने कहा मैं नाअहल हूँ, तो फिर नाअहली उन्होंने बर्दाश्त उसके की। अल्फाज थे कि गिलानी साहब के मैं मसूद महमूद नहीं बनूंगा। महसूद महमूद नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा कि मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ, और वो अभी भी तक मौजूद उन्होंने सजा भी भुगती है, भुगती उनका है। बेटा अगवा हुआ, फिर जो जिस कुछ तरह भी। पिछले इलेक्शन में उनको हराया गया अब फैजाबाद से। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को, मेरी राय ये है, इतना क्लोज कॉन्टेस्ट पे ना लेके आते, उनको सिंध से करवा लेते आप मुंतखब, अगर आपने चेयरमैन सेनेट के लिए लॉबिंग करवानी थी तो उधर से लेके आते तो ज़्यादा बेहतर था। यहाँ पे सख्त मुकाबला है, इमरान खान भी खुद एक्टिव हो गए हैं, MNAs MPs से रब्ते भी कर रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, नाराज़ लोगों को मना भी रहे हैं, फंड्स भी दे रहे हैं, मान गए हैं फंड देने के ऊपर, और ख़ुद वज़ीर ख़जाना उनके मैदान में है, तो क्या होगा। आप सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। नाजरीन, हमने आपको ख़ास तौर पर फ़हीम अख्तर साहब ने आपको काफ़ी हद तक अवेयर किया है, समझाने की कोशिश की है कि सेनेट का इलेक्शन कैसे होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं और किसका पलड़ा भारी हो सकता है। और ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से भी काफ़ी गुफ्तगू हुई है कि आप देखते हैं कि इलेक्शन में क्या नतीजे आते हैं, कौन किसको ख़रीदने में कामयाब होता है और कौन अपनी बोली लगवाने में कामयाब होता है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से बड़ी हाइप बन गई है, हालांकि ये हाइप नहीं होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती इत्तलात के मुताबिक, राना साहब लोग तो पता क्या कह रहे हैं, मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन जो है मुल्तान के एक MNA के वोट के ऊपर रुका हुआ है। वो MNA जो है गिलानी साहब का पुराना दोस्त है और उसके हलके में कोई काम भी नहीं हुआ है। अगर तो उसके हलके में 50 करोड़ रुपए की ग्रांट चली जाती है तो गिलानी साहब का इलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, वरना हो सकता है कि पुरानी दोस्ती काम आ जाए और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट में पहुंच जाएं और हो सकता है वो चेयरमैन सेनेट के भी उम्मीदवार हों। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, आप अल्लाह बताएं नजर, ब्रेकिंग न्यूज़ बताएं ज़रा ये। अल्लाह हाफ़िज़ से पहले आप ब्रेकिंग न्यूज़ बताइए, बंदा कौन है ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं अभी नहीं बता अभी। चले जी, अल्लाह हाफ़िज़।